बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना नाज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले फैसलाबाद में एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक ताजिर ने ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया बल्कि ख़ुदकशी करने से पहले अपनी 2 बीवियों और 4 बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया। इस वाक़ये के हवाले से पहले ये चीज़ें सामने आई कि लेन-देन का कोई मामला था और काफ़ी ज़्यादा मक़रूज़ हो चुके थे और जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। लेकिन अब इस केस के हवाले से कुछ और चीज़ें सामने आई हैं और जो बिलख़ुसूस ताजिर थे जिन्होंने ये सारा मामला किया, यानी अपने बच्चों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, जो कि किसी भी तौर पे जस्टिफ़ाई एक मर्डर को नहीं किया जा सकता। ख़ुदकशी भी हराम है और अपने बच्चों को अब्दी नींद सुला दिया, बीवियों को। सो उनका एक वॉइस नोट सामने आया है। आज की वीडियो में आगे चल के वो वॉइस नोट भी आपके सामने रखूँगी। उस वॉइस नोट के अंदर ही बहुत सारे सवालात हैं जो उन्होंने अपने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद अपने दोस्त को वो वॉइस नोट किया और उसमें जो बातें की हैं वो किसी और तरफ इशारा करती हैं कि ये एक फ़ाइनेंशियली क्राइसिस वाला मामला नहीं लगता है। और ये असल क्या मामला है, ये भी आपसे शेयर आगे चल के करूँगी। इसके साथ-साथ जो अ, वालिदा थी इनकी, घर आई हैं 2 बजे के बाद, पहले इन्होंने उनको भेज दिया, लेकिन उन्होंने रात गए तक क्यों चेक नहीं किया कि नीचे से, यानी नीचे वाले पोर्शन में ये लोग मौजूद थे, कि वो वापस आई हैं और वहाँ से किसी तरह की कोई बच्चों की या बड़े की किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने 15 पे कॉल क्यों नहीं की और इशा के बाद क्यों बताया गया पुलिस को कि यहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या हुआ, जबकि ये सारा वक़ूआ जो है ये 2 बजे तक यानी ज़ोहर की नमाज़ तक हो चुका था। इसके साथ-साथ इनके दोस्त अब सामने आए हैं। ये जो ताजिर है काज़िम जवाद, जिन्होंने ये वक़ूआ किया था, इनका मैसेज जो सामने आया है ये बेसिकली इन्होंने अपने दोस्त को किया था। अब बच्चों को मर्डर करने के बाद इन्होंने वो वॉइस नोट 2 बजे के करीब, सवा 2 बजे के करीब अपने दोस्त को किया, लेकिन रात हो गई, यानी इशा की अज़ान के बाद जाकर कहीं 15 पे कॉल की गई। वो दोस्त जो है अब तो सामने आया है, लेकिन उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने वहाँ जाके क्यों नहीं चेक किया? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशकूक हैं इस केस को लेके। ये बात अपनी जगह पे है कि जो ये सारा वक़ूआ हुआ है, जिसने ये सब कुछ किया वो इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं कोई न कोई मामला मशकूक लगता है कि इतने लोगों को ये सब कुछ पता था। ड्राइवर हज़रात सामने आए हैं, वो भी ये बता चुके हैं कि उनको मना किया गया था कि वहाँ पे कोई उस वक़्त वापस ना आए, यानी ड्राइवर्स को भी बाहर भेज दिया और कहा कि दोनों बीवियों के दरमियान आज सुलह करवानी है, सो अभी ज़रूरी कोई बातचीत करनी है। ड्राइवर हज़रात को इतना पता था कि दोनों बीवियों का कोई मामला है और जिसकी वजह से उनकी सुलह करवाई जानी है। लेकिन उन्होंने भी चुप साधे रखी और उन्होंने भी किसी को नहीं बताया कि इस तरह का कोई मामला हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें मशकूक सामने आई हैं। पहले मैं आपके सामने वो वॉइस नोट रखना चाहती हूँ, जिसमें कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके ज़हन में भी आएँगे इस वॉइस नोट को सुनने के बाद। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ 2-3 ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝਦਾ और नहीं कर सकता। मेरे को गलतियां कोताहियां हुई है, मैनू माफ कर देविया। मेरी ना उते छब्बो कब्रिस्तान दे विच हैगा मेरी जगह रखी हुई है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कोई जो मर्जी कवे रूम और उते भूसा नु मेरे नाल कमरे च पाना नु कट्टिया ने एक कमरा बना के वो बच्चे 2.5-3 साल तो मैं उन्हें बच्चे ने नाल नहीं बैठा। वो बहुत तरसे हुए सी बेटा, रोज कहते सी मामा हमारे पास हो, मैं नहीं सो पाता सी। माशाअल्लाह मेरी कबर दा मेरे कफन दा खर्चा मनु नहीं पाना, मनु नहीं करन देना और बहुत तकलीफ 4 रुपए होने के पूछ रविंदा मैं पहले 30 मैसेज करता वा
अंकल इस्लाम कोलों दुकान जिहड़ी आ ओह नाम करा देणगे ओह अहमद ते या बाची ते किसी बच्चे दे जिस तरह भी आ। बाकी आ गाड़ी दे दी वैगनार और कागज मम्मी को ले ली। दूसरी ये भी कर दी उन्हों ताकि कुछ हो ना कुछ बन जाए। मैं कुछ नहीं लेके चलना, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को और फैसले बस अल्लाह तेनू सलामत रखन। मेरा भी ख्याल रखी, बहुत ख्याल रखी। अपनी मसरूफियात जिंदगी च रूह नाल रही है बंदा, माँ जी की भी खबर लेता रही। जी, तो नाज़रीन ये वॉइस नोट आपने भी सुना और वॉइस नोट में एक चीज़ बड़ी ही मशकूक भी नज़र आती है और बहुत से सवालात छोड़ती है कि गुज़श्ता 3 साल से अपने बच्चों के पास मैं नहीं जा सका, मेरे बच्चे बहुत तरसे हुए थे। वो चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊँ, वो मुझे कहते थे कि पापा हमारे साथ सो, लेकिन मैं नहीं सो सकता था। कौन रोकता था उन्हें अपने बच्चों के साथ सोने के लिए क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे, उनकी 2 बेटियाँ थी जो कि मेडिकल की स्टूडेंट्स बताई जाती थीं और दोनों में से एक बेटी जो 24 साला थी उसका यानी कहीं रिश्ता भी पक्का किया गया था यानी रिश्ता तय किया गया था और अब उसकी शादी के लिए जो है वो भी तैयारियाँ वगैरह की जा रही थी, ये कहा जा रहा है। तो ये इनकी सेकंड वाइफ थी जिनके हवाले से ये बात कर रहे हैं, जिसके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका 8 साला बेटा मूसा था और अरूबा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 10 साला बच्ची थी, कि वो तरसे हुए हैं गुज़श्ता 3 साल से मैं उनके पास नहीं सो सका, मैं उनके पास नहीं जा सका। इट्स मीन कि ये अपनी सेकंड वाइफ जो है इनकी, उसके पास गुज़श्ता 3 साल से नहीं सोते थे। यानी कि वहाँ दिन के टाइम ये जाते थे लेकिन रात को जाने में कोई इनका घरेलू झगड़ा था, पहली बीवी की तरफ से कोई मामलात थे, क्या इश्यूज़ थे कि वहाँ पे ये सोते नहीं थे और इनके बच्चे वो वाले बहुत तरसे हुए थे, तो सो इन्होंने ये एक उसका हल ढूँढा जो कि किसी तौर पे जस्टिफ़ाई नहीं है कि बच्चों को भी मर्डर किया जाए और मेरे साथ उनको कब्र में दफ़न कर दें, कि मैं दुनिया में तो उनके साथ नहीं सो सका या अच्छा टाइम नहीं गुज़ार सका, तो कब्र में वो मेरे साथ रहें। ये इनकी अपनी ही ये जो बात है, ये बहुत सारे सवालात छोड़ती है और इनके अहले मोहल्ला जो हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इनकी जो दोनों बीवियाँ हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ पाए जाते थे। यकीनन जहाँ पे 2 शादियाँ होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम होता है कि चीज़ों को लोग मैनेज करके चलते हैं। अदरवाइज़ जहाँ एक से ज़ायद शादी होती है एक कॉमन सी बात है कि वहाँ पे इस तरह की नोक-झोंक, झगड़े और ये क्लैशेज़ जो हैं ये लाज़िम होते हैं। सो यहाँ भी कुछ जो अहले मोहल्ला हैं उनका भी यही कहना है कि इस तरह के मामलात जो हैं वो पाए जाते थे। सो इनकी जो बीवी सेकंड वाइफ थी वो इनसे नाराज़ होके जो है वो लाहौर आई हुई थी गुज़श्ता 4-5 दिन से अपने वालिदैन के पास। वक़्वा के रोज़ सुबह के टाइम इन्होंने उनको वहाँ पे बुलाया कि वो वापस आ जाएँ। जब वो अपने घर पहुँची हैं इनका बेसिकली जो घर है जिस जगह पे इनका घर था उसके एक गली छोड़ के दूसरी बीवी को घर इन्होंने लेके रेंट पे दे रखा था। उस वो वहाँ पे पहुँचती है तो फिर ड्राइवर के ज़रिए उसको ये बुलवाते हैं अपनी पहली वाइफ़ के पास जहाँ पे ये खुद भी रहते हैं और ड्राइवर को ये कहा जाता है कि मैंने इन दोनों की सुलह करवानी है। कोई ना कोई ऐसा मामला घरेलू नाचाकी जो घरेलू मामलात थे वो चल रहे थे जिनको कि अब इनकी वालिदा भी छुपा रही हैं। वो बहुत कुछ जानती थी लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छुपाया। जो इनकी भाभी हैं जो कि छत पे मौजूद थीं वो किसी भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं हैं कि जब ये सारा वक़्वा हुआ वो घर में ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी और ऐसा मोस्टली होता है कि नीचे वाले पोर्शन में एक बर्तन भी गिर जाए, तो दूसरे पोर्शन में जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। सो उनको कोई आवाज़ नहीं आई, 7 कत्ल नीचे हुए, यानी 6 लोगों को इन्होंने कत्ल किया, 7वें ये खुद थे जिन्होंने अपने सर में गोली मारी लेकिन उनको आवाज़ नहीं गई। और उसके बाद ये ज़ोहर का वाक़या है, फिर इनकी वालिदा जो है उनके बयानात बहुत ज़्यादा मशकूक हैं। कि वो वापिस आ जाती हैं, लेकिन नीचे वाले पोर्शन से कोई किसी की आवाज़ नहीं आती है, दरवाज़े भी खुले होते हैं, इसके बावजूद क्यों अंदर जाके चेक नहीं किया गया
और रात का इंतज़ार किया गया, इशा का टाइम हुआ तो फिर जाके जो है वो 15 पे कॉल की गई। और सबसे बड़ा यहाँ पे इनका जो दोस्त है उसका ब्लंडर समझ लें या क्या उसमें भी मामला है, वो भी बहुत सारे सवाल ये चीज़ भी उठाती है कि ये इन्होंने वॉइस नोट अपने दोस्त को किया था जब इन्होंने अपने चारों बच्चों को और अपनी दोनों बीवियों को मर्डर कर दिया था। अपने आप को ख़त्म करने से पहले इन्होंने उनको वॉइस नोट किया। इनके दोस्त ने वो वॉइस नोट उसी वक़्त सुन लिया था। वो इनके घर क्यों नहीं आए? उन्होंने आके इनके बाकी फैमिली के लोगों को क्यों नहीं बताया? उन्होंने इनके भाई को क्यों नहीं, अहमद को बताया कि तुम्हारे भाई ने मुझे इस तरह का वॉइस नोट भेजा है कि अब वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा, तो आओ हम चल के देखते हैं। और फिर दोपहर का वक़्वा था और रात को इशा के टाइम जो है वो 15 पे कॉल की गई। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक़्वा को लेके सवालात उठाती हैं। लेकिन बात वही है कि अब वो चूँकि खुद भी इस दुनिया से जा चुके हैं और इनका जो असल मामला था वो अब एक चीज़ तो खुल के सामने आई कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि ये अरबपति ताजिर थे और ये अरबों का काम करते थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिन्होंने इस पूरे केस को देखा है, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका यही कहना है कि बेसिकली ये जो ताजिर थे काज़म जवाद, ये खुद से कोई काम नहीं करते थे, यानी इनका अपना ज़ाती पैसा कहीं पे भी नहीं लगा हुआ जो इनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है। ये इनकी जो दुकान थी एक छोटी-सी, वो भी अब सामने आई है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वहाँ जाके किए गए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से। वो छोटी-सी दुकान में ये सारा दिन वहाँ पे बैठते थे, 11-12 बजे आ जाते थे और 7-8 बजे तक रात को वहीं होते थे। लोगों से, बड़े-बड़े ताजरों से ये माल उठाते थे और फिर मुनाफ़े के साथ उस माल को आगे बेच दिया जाता था। वो जो मुनाफ़ा आता था उसके ज़रिए ये अपनी गुज़र-बसर करते थे। सो ये बात कहना कि उन्होंने खुद से अरबों का कारोबार कर रखा था या इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ये चीज़ पुलिस का कहना है कि किसी भी जगह पे ये चीज़ सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़े ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। लेकिन ये जो मामला है कि ये मकरूज़ होने की वजह से सारा मामला किया गया, माना कि देखिए अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ़ में आते हैं, कारोबार भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, लेकिन इतना इंतहाई कदम और इतना प्री प्लान्ड मर्डर कोई भी नहीं करता और इतने ज़्यादा कत्ल के आप अपने बच्चों को, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन के लिए एक फूल की तरह होते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से और फिर इतनी हाई पोटेंसी की, यानी 10 एमजी जो स्लीपिंग पिल्स थी वो बच्चों को दी गई थी कि वो जहाँ लेटे हुए थे वो वहाँ से टस से मस नहीं हुए, सर में गोलियाँ मारी गई, तकिया और कंबल वगैरह मिड में रख के और फिर पिस्टल को जो है वो फायर किए गए कि ज़्यादा आवाज़ जो है वो बाहर ना जाए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे सवालात उठाती हैं। इसके साथ-साथ जो इनकी दुकान के पास इर्द-गिर्द लोग मौजूद थे जो डेली बेसिस पे इनको चाय वगैरह सर्व करते थे, उनका ये कहना है कि कोई इनका इतना बड़ा कारोबार नहीं था। लोगों के साथ इनका लेन-देन ज़रूर था, यानी लोगों से माल उठाते थे और आगे उसको मुनाफ़े के साथ जो है वो सेल कर देते थे। इसके साथ-साथ इनको अपने दोस्तों के साथ जो मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना रहा है, वो चीज़ें वो अपने मैसेज में ही बता रहे हैं कि फ़लाँ दोस्त साजिद की बात कर रहे हैं कि उसको मैंने प्लॉट दिया था और प्लॉट के बदले में मैंने उससे कुछ लाख रुपए लिए थे कि 1 साल बाद मैं पैसे दे दूँगा, प्लॉट मुझे वापस कर देना। लेकिन जब मैंने 1 साल बाद उसे पूछा, तो उसने कहा कि कौन-सा प्लॉट? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इनके जो फैमिली क्लैशेज़ थे, एक चीज़ इनके अपने मैसेज से ही साबित हो रही है कि जब ये अपनी दूसरी बीवी के पास या बच्चों के पास रात को नहीं जा सकते थे और वो इनके बच्चे तरसे हुए थे इनकी मोहब्बत के लिए, वो इनसे मिलना चाहते थे, इनसे लिपटना चाहते थे, इनके साथ सोना चाहते थे, ये नहीं जा सकते थे, तो कोई तो है जो इनको रोकता था या इन पे कोई प्रेशर था, ये वहाँ नहीं जा सकते थे। इनके जो नेबर्स के लोग हैं, नाम ना ज़ाहिर करने पे उनका भी यही कहना है कि बीवियों की नाचाकी रहती थी और एक बीवी कहती थी कि तुम दूसरी को पाल रहे हो और दूसरी कहती थी पहली को पाल रहे हो। बेटियाँ जो मेडिकल की स्टूडेंट थी उस बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इनके माहाना अखराजात आते थे, उस चीज़ से भी इनके घर में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज़ रहते थे। सो इसके साथ-साथ अब एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो इनके ड्राइवर हैं, इनके ड्राइवर इनको 2 बजे के बाद फ़ोन करते रहे हैं
इनकी वालदा ने खुद बताया है कि जब मैं घर वापस आई हूँ, मैं सीधी ऊपर चली गई, मैंने नीचे नहीं देखा कि नीचे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ड्राइवर ने कॉल्स की, लेकिन इनमें से किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया, तो वो ड्राइवर हज़रात जो 2 हैं, उनको भी किसी ने बाद में प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आया कि वो चेक तो कर सकते थे। और अगर वो ये कह रहे हैं ड्राइवर्स कि दोनों बीवियों की सुलह करवानी थी और इन्होंने फिर एक चादर बिछाई और दूसरी वगैरह वहाँ पे पड़ रहे थे और फिर वहाँ पे पानी पिलाया गया और बच्चों को जो है या जो इनकी बीवियां थी उनको 10 mg हाइपोटेंसी की टैबलेट्स जो हैं स्लीपिंग पिल्स वो दी गई। अब वो किस तरीके से इन्होंने पानी में या जूस में मिक्स करके उन्हें पिला दी होंगी और उसके बाद जब इनको पूरा यकीन हो गया कि वो अब बेहोश हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, तो फिर इन्होंने ये सारी वारदात की है। एनीवे पुलिस का ये कहना है कि हम अपने तौर पे फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये भी चेक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी ने कोई प्री प्लान्ड मर्डर तो नहीं की है और इसको बाद में खुदकशी का रंग दे दिया गया है। इन तमाम ज़ावियों पे जो है वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वॉइस नोट जो है उसको भी फ़्रांसी के लिए भेजा जाएगा और इसी तरह जो इनका मोबाइल है, इनकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी फ़्रांसी के लिए भिजवाई गई हैं। जाइवकुवा से कुछ नमूने इकट्ठे किए गए थे, उन्हें भी फ़्रांसिक लैब में भेजा गया है। फ्रांसिक लैब की जो रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ी लेट आती हैं, सो इसलिए पुलिस उसका इंतज़ार कर रही है। मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट्स आएँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।